प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है उस पर पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने काफ़ी विस्तार से बातें कर ली है। आपके पाठ्यक्रम, उसकी अंक योजना 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और उसमें 3 व्याख्याएं आएगी जो आपके रीतिकालीन काव्य संग्रह एक पाठ्य पुस्तक है जिसमें 8 कवियों की कविताएं संकलित है। रीतिकाल के प्रमुख प्रतिनिधि कवियों की कविताएं हैं उनमें। इनसे 3 व्याख्याएं और इन्हीं से 3 आलोचनात्मक प्रश्न और 2 प्रश्न जो आपके आएंगे रीतिकाल के इतिहास से संबंधित, जिसमें रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जिस पर हमने विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में इस पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया था। साथ ही एक प्रश्न और आता है रीति का अर्थ, रीति के प्रकार, जैसे वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली जिसको हम पढ़ चुके हैं। नायक नायिका के भेद, नायक के प्रकार, नायिका के प्रकार, इनको भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। और अलंकार और रस संप्रदाय भी आपके पाठ्यक्रम पे, जिन पे भी हमने, जैसे कि रस संप्रदाय है तो रस के प्रमुख अवयव, रस निष्पत्ति, इन पर भी हम विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। साथ ही आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो 8 कवि संकलित हैं, जिसमें हमने 2 कवियों को विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। जैसे प्रथम कवि के रूप में हमने केशवदास जी को लिया था और उनके जो 25-30 पद जो पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनकी विस्तार से व्याख्या मैंने की है। उनकी विषय वस्तु, उनका भाव विस्तार आदि पर हमने विस्तार से चर्चा की है। कवि केशवदास के काव्य के भाव पक्ष, कला पक्ष पर भी हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। और केशवदास जी के ऊपर एक मॉडल आंसर भी मैंने आपको पढ़ाया है। फिर दूसरे नंबर पे जो कवि है बिहारी कवि, रीति सिद्ध कवि, उसके ऊपर भी मैंने विस्तार से चर्चा की है। पाठ्यक्रम में जो है उनके 45 दोहे बिहारी सत्सई से संकलित हैं, जिनके ऊपर मैंने 4 ऑनलाइन कक्षाएं आपकी ली थी। साथ ही बिहारी सत्सई की काव्यगत विशेषताएं या बिहारी के काव्य की काव्यगत विशेषताएं या बिहारी सत्सई के भाव पक्ष और कला पक्ष पर प्रकाश डालिए, या फिर बिहारी सत्सई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, समीक्षा कीजिए। ये एक मॉडल प्रश्न जो आपका बनता है, इसका मैंने एक मॉडल उत्तर बनाया है जो मैं पिछली 3-4 ऑनलाइन कक्षा से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रकृति चित्रण। इससे भाव पक्ष और कला पक्ष का चित्रण भी आता है। तो हमने भाव पक्ष को विस्तार से लेते हुए इसमें भाव पक्ष में हमने प्रथम बिंदु के रूप में पढ़ा था श्रृंगार चित्रण। बिहारी के काव्य में श्रृंगारिक वर्णन, जो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों बिंदुओं पर मैंने अलग अलग 2 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाया। साथ ही बिहारी के काव्य में दूसरा बिंदु हमने लिया बिहारी के काव्य में भक्ति भावना, जिस पे भी मैंने विस्तार से चर्चा की है। और हर बिंदु में मैंने 20 से 25 तक दोहों को विस्तार से आपको समझाया। इनमें से आप 5-5 या 10-10 दोहे अच्छी तरह से आप याद कर ले, तैयार कर ले। प्रमाण पुष्ट शैली में जब आप अपना उत्तर लिखेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकृति चित्रण। देखिए, बिहारी के काव्य में प्रकृति चित्रण। यद्यपि बिहारी को प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में रहने का कम अवसर मिला। प्राय रीतिकाल के सभी जो कवि हैं वो दरबारी कवि हैं। प्रकृति के खुले वातावरण में ये लोग कम जिए हैं। हालांकि युद्ध वर्णन में ये राजाओं के साथ रहते थे, राजाश्रित कवि हैं, तो युद्ध का सजीव वर्णन भी इन लोगों ने किया है, इन कवियों ने किया है। देखिए, तो बिहारी को भी प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में विचरने का कम अवसर मिला था। फिर भी एक सहृदय कवि के समान बिहारी ने प्रकृति का आलंबनगत, उद्दीपनगत और आलंकारिक आदि रूपों का विस्तार से चित्रण किया है। बिहारी सौंदर्य वृद्धि के लिए प्रकृति चित्रण को अपनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण, रुनित भृंग घंटावली चरत दान मधुनीर
मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर, यानी मधुर जो हवा चलती है, सुगंधित हवा प्रवाहित होती है मंद मंद गति से। तो अब उसमें देखिए क्या होता है, जो पेड़ों पर जो फलियां वगैरह जो लगी हुई होती है उसमें सूखे दाने जो होते हैं वो किस तरह से बजते हैं। देखिए रुनित भृंग घंटावली, ऐसा लगता है कि मानो घुंघरू बज रहे हो, यानी किसी नायिका के कमर में बांधी हुई करधनी के घुंघरू बज रहे हो। जरत दान मधु नीर, और प्रकृति में एक तरह से मधुर स्वर झर रहा हो, इस तरह से मंद मंद हवा चलने से सरसराहट की आवाज़ आती है। साथ ही हो सकता है मधुर हवा चलने से उसकी बूंदें पत्तों पे गिरी हुई थी और वो नीचे मधु नीर की तरह झरती हुई दिखाई देती है। दूसरा देखिए आगे, ग्रीष्म ऋतु की एक झलक यहाँ बहुत ही यथार्थ रूप में बिहारी जी ने चित्रित किया है। यहाँ जहाँ छाया भी छाया को छू रही है, या छाया भी जो है छाया को ढूंढ रही है। देखिए उदाहरण, बेटी रही अति सघन बन, पेटी सदन तन माहें, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाँद छाएँ, यानी जेठ के महीने में तेज गर्मी पड़ती है, सूर्य की तेज किरणें जो है वो पृथ्वी तल पर मिट्टी को जल्दी से ही गर्म कर देती है, वातावरण बहुत ही गर्म हो जाता है, लूएँ चलती है गर्मी के दिनों में। तो यहाँ है कि हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी प्राणी जो है पेड़ों की शीतल छाया उस समय उसको चाह होती है कि शीतल छाया में बैठ के थोड़ा आराम करें, वह धूप सहन नहीं की जा सकती है। तो बेटी रही अति सघन बन, यानी दोपहर में जो छाया है वो पेड़ के केवल नीचे नीचे तक ही रहती है, फैली हुई नहीं रहती है, बहुत सिमट जाती है। सघन वन घना वन है, लेकिन उसमें पेड़ों की छाया को देखिए। पेटी सदन, पेटी यानी बेटी हुई है, सदन यानी घर, अर्थात वह छाया अपने घर में, अर्थात उस पेड़ के नीचे जो घर है उसकी जितना जो दायरा है वहीं तक। सदन तन माहें, अर्थात अपने शरीर को समेटे हुए हैं, ऐसा लगता है कि वह छाया भी आश्रय चाहने के लिए और छाया चाह रही है। देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाँद छाँ, यानी वह छाया भी मानो किसी और शीतल छाया की चाह में हो। एक और उदाहरण देखिए, यहाँ कृष्ण भगवान के सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से किया कवि ने। प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य की जो लालिमा युक्त जो किरणें हैं वो गौरवर्ण की किरणें होती हैं और श्री कृष्ण के शरीर पर वो प्रतिबिंबित होती है, तो कैसा दृश्य बनता है देखिए आपके आंखों के सामने है। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पर आतप प्रयो प्रभात। मनो यानी मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कह रहे हैं कि सोवत ओढ़े पीत पट, सोवत यानी सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े यानी ओढ़े हुए, पीत यानी पीले रंग के वस्त्र, पट यानी वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र ओढ़े हुए या पहने हुए इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सलोने गात, अर्थात उनके सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र इस तरह से सुशोभित लग रहे हैं मानो नीलमणि सेल पर, अर्थात नीलमणि जो पर्वत है उस पर आतप प्रयोग प्रभात, आतप यानी धूप, परियन गिर रही है, प्रभात यानी प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य की लालिमा युक्त किरणें मानो नीलमणि पर्वत पर गिर रही हो, और वो किस तरह से सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। या नीलमणि कहने का तात्पर्य कि श्री कृष्ण का श्यामवर्णी शरीर है और उसके ऊपर पीले रंग के वस्त्रों पर जो है आरोप किया है कवि ने सुनहरे रंग की किरणों का, पीले रंग की जो किरणें हैं प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य की, उन किरणों का आरोप किया है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखिए, ग्रीष्म ऋतु का अनुपम चित्र भी यहाँ देखिए। कैलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। यानी ग्रीष्म ऋतु, यानी सामान्यतः हम देखते हैं तो ये अहि और मयूर यानी मोर, अहि यानी सर्प, मृग यानी हिरण और बाघ यानी सिंह, यानी एक दूसरे के दुश्मन हैं। बाघ जो है मृग का शिकार करता है और मयूर जो है सिर्फ अहि का शिकार करता है। एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के करीब आते ही एक दूसरे पे प्रहार इनका होता है। तो यहाँ जब तेज गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी में शीतलता प्राप्त करने हेतु, ठंडक प्राप्त करने हेतु, अपने प्राण बचाने हेतु यहाँ एक जगह एक ही छाया में इन सबको बैठा करके कवि ने चित्रित किया है। तो एकत्व भाव यहाँ चित्रित हैं। कैलाने एकत बसत, अर्थात एक ही स्थान पर निवास करते हैं उसी जंगल में, लेकिन एक ही पेड़ की छाया में ये बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जगत तपोवन सो कियो, अर्थात इस ग्रीष्म ऋतु ने सारे संसार को तपस्या की भूमि बना दिया है। सब ने अपने
दुर्भावों को त्याग दिया है, अपनी शत्रुता का त्याग करके सब मित्रता के साथ एक साथ रह रहे हैं। जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग दाग्नि दाग, दीर्घ यानी दीर्घ तेज, इस प्रचंड, दाग यानी गर्मी ने, इस प्रचंड गर्मी ने सबको निदाग, निदाग यानी सबको पवित्र कर दिया, पावन कर दिया, क्योंकि जगत ये पृथ्वी तल ही तपोवन तपस्या की भूमि बन गई है, इसलिए सबने अपने दुर्व्यवहार बुरे आचरण को छोड़ दिया है। इसी तरह से नायक नायिका प्रकृति में सावन के महीने आदि में हिंडोले डालकर झूले झूलते हैं, ये भी एक प्रकृति का अंग है। तो देखिए एक उदाहरण, हेरी हिंडोरे गगनते, हेरी हिंडोरे गगनते परी परी सी टूटी, यानी हिंडोला जब तेज गति से झूलते हैं, झूला झूलते हैं तो वो जब अचानक टूट जाता है तो थोड़ा काफ़ी दूर तक जा कर के गिरते हैं उससे। तो यहाँ हेरी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि जब मैं हिंडोला झूल रही थी, हिंडोले गगन से आसमान की तरह ऊपर उड़ जा कर के वापस नीचे आ रही थी, परी 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 सी टूटी, यानी परी की तरह आकाश में गई और पुणे जब वो टूटी तो मैं नीचे आकर के इस तरह से गिरी, धरी जाए पिए बीच ही करी खरी रस लूटी, अर्थात अचानक ही मेरे प्रियतम के बीच में जा कर के मैं गिरी और उन्होंने उसी समय प्रेम रस लूट लिया। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, भ्रमरावली का छक्कर मधुपान के बाद मतवाले, यानी भ्रमरावली का तात्पर्य बहुत सारे भ्रमर जो पुष्पों का मकरंद पान करते हैं, अत्यधिक मकरंद पान करने से वो छक जाते हैं, यानी मदिरा पान से मदमस्त हो जाते हैं। तो मधुपान के बाद मतवाले होकर ठोर ठोर वो झूमते हैं। देखिए, छकी रसाल सौरभ सने, सौरभ यानी सुगंध, सुगंध से सुगंधित हो गए हैं वो, और छकी रसाल यानी मकरंद पान करने के बाद में वो अत्यंत मदमस्त हो गए हैं। मधुर माधुरी गंध, उन्होंने आनंद लिया है मधुर शहद के, शहद से भरी हुई सुगंध का। ठोर ठोर झूमत परमंद, ठोर ठोर यानी जगह जगह, झूमत यानी झूम रहे हैं, झमपत। जोर जोर मधु अंध, भौर झोर, और भौं भौं की आवाज़ करते हुए भ्रमर जोर से वो मधु यानी शहद में अंधे होकर के इधर उधर वो भटक रहे हैं, अपने गंतव्य स्थल को भी वो भूल गए हैं। इस तरह से यहाँ प्रकृति का एक आलम्बनगत चित्रण ये यहाँ हुआ है। आलम्बन का तात्पर्य है कि जब संयोग के क्षणों में जो प्रकृति अत्यंत सहायक होती है और अत्यंत सुखद होती है तो आलम्बनगत प्रकृति चित्रण कहलाता है। उद्दीपनगत प्रकृति चित्रण आता है वियोगावस्था में, जब श्रृंगारिक जो चित्रण होता है, और वियोगावस्था में वही प्रकृति जो पहले संयोग के क्षणों में सुख देती थी वही प्रकृति वियोग के क्षणों में अत्यंत कष्टकारी और दुखद हो जाती है। तो प्रेम पीड़ा को और अत्यधिक प्रखर बनाने के लिए उद्दीपनकारी प्रकृति का चित्रण किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जितने भी वीडियोज हम बना रहे हैं बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, और ये वीडियोज कॉलेज का जो गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर यानी CCE राज जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, प्रत्येक संकाय सदस्य अपने अपने विषय के उस यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट उन्होंने बना रखी है विषयवार, और उस पर हम ये सारे वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। इस लिंक से गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर खोलते ही यूट्यूब चैनल पर आपके सारे वीडियोज वहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे। प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी विषयवार सारे वीडियोज आपके वहाँ खुल जाएंगे, वहाँ से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही इन वीडियोज की जो लिंक हैं, प्ले ग्रुप की जो लिस्ट हैं, इस लिस्ट का लिंक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, और ये जितने भी PDF नोट्स हैं हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के व्हाट्सएप नंबर अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए, या वो विद्यार्थी जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा नहीं है, तो वो अपने हमारे पर्सनल नंबर पर अपने व्हाट्सएप नंबर वो भेज दें ताकि हम उनको ग्रुप में ऐड कर दें और इन ऑनलाइन कक्षाओं का अधिक से अधिक वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो अगली ऑनलाइन कक्षा इस मॉडल आंसर की, यानी बिहारी के ऊपर जो हमने उनके काव्यगत विशेषताएं, या बिहारी सस्यी जो है भक्ति निक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी हैं, इसके ऊपर बिहारी के ऊपर ये मैंने मॉडल आंसर जो बनाया है उस पर शायद 3-4 ऑनलाइन कक्षाएं मैंने पहले ले ली, और आज ये एक ऑनलाइन कक्षा और हो गई है, और नीति वर्णन और फिर निष्कर्ष पर हम एक अंतिम ऑनलाइन कक्षा इसके तुरंत पश्चात हम लेंगे। जो आपकी विश्वविद्यालय की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें जो आपको इस प्रश्न का जो उत्तर लिखना है, कम से कम 5 पृष्ठ
5-6 प्रश्नों में आपको आंसर देना होता है। आपके 25 प्रश्नों की जो उत्तर पुस्तिका आती है उसमें 3 व्याख्याएँ, 3 आलोचनात्मक प्रश्न और आपके एक रीतिकालीन इतिहास से संबंधित और एक सिद्धांत से संबंधित जिसमें नायक नायिका भेद, अलंकार और रस संप्रदाय से जुड़े हुए प्रश्न उसमें आते हैं। तो सभी मिलाकर के आपको उन 25 प्रश्नों में ही आपको अपना उत्तर देना है, कोई सप्लीमेंट्री कॉपी अलग से नहीं मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली ऑनलाइन कक्षा में हम नीति वर्णन और पढ़ते हुए इस मॉडल आंसर को हम पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।